रोकने को लेकर ईरान का बहुत बड़ा बयान आया है। पहली बार चलिए युद्ध रोकने को लेकर तो एक बयान आया, लेकिन क्या है वो? युद्ध को रोकना आक्रमणकारियों के हाथ में है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर जिम्मेदारी ईरान की तरफ से डाली जा रही है इजरायल और अमेरिका के ऊपर। क्या इजरायल और अमेरिका इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं? इस समय युद्ध हमने शुरू नहीं किया कह रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जल्दी खत्म कर देंगे। बिल्कुल, और जल्दी खत्म कर देंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। और देखिए, अब ईरान की तरफ से ये बयान आना, विदेश मंत्रालय की तरफ से खासतौर पर यह दिखाता है कि दोनों अब ये कोशिश में होंगे कि कम से कम बातचीत की एक शुरुआत तो की जाए, एक विंडो ओपन तो की जाए। और शायद इसी वजह से यह बयान सामने आया कि देखिए कितने अटैक आप कर सकते हैं, कहां कहां पर आप अटैक कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध का दायरा तो बढ़ता ही जाएगा। इसके जो एक बड़े संकेत सुबह भी मिलने शुरू हुए थे श्वेता, कि जब लगातार फ्लाइट्स को रिज्यूम किया गया तो यह कहा जा रहा था कि शायद कोई कंसेंसस बने हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इन इलाकों पर आप अटैक नहीं करेंगे। लगातार जो कमर्शियल फ्लाइट्स की वजह से जो हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, शायद वो कंसेंसस बनते हुए दिख रहे हैं। और वही उसी के बाद अब ईरान के विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह युद्ध रोकने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आक्रमणकारियों के ऊपर है, यानी इजराइल और अमेरिका के ऊपर। और ईरान ने हर तरफ हमला करके ये दिखा दिया, इन्वॉल्व कर लिया है सबको। कोई नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर हमेशा खतरा रहे। केवल एयर डिफेंस डिप्लीट होने की बात नहीं है, उत्तर पूर्वी तेहरान में भीषण तबाही इस समय मची हुई है, क्योंकि गोलाबारी तो जारी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायल के हमले में भारी तबाही वहां पर देखने के लिए मिल रही है। समूचे ईरान में ईरान के हर एक क्षेत्र को लगभग टारगेट किया गया है। कुछ वो जो सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि वहां पर स्टॉक पाइल्स हैं वैसे हथियारों के, उन मिसाइलों के, जिन्हें आपको नष्ट करना है। और शुरुआत तो हो ही गई थी उन टारगेट्स पर निशाना साध के, जिसमें खामेनेई के साथ साथ 40 कमांडरों के मारे जाने की बात आ रही थी। लेकिन अब देखिए, आप चारों तरफ वहां पर नजर, आप उन पहाड़ों के बीच बीच में देखिए, हर जगह इस समय प्रणय धुआं ही धुआं निकल रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें कि चाबहार से लेकर तबरीज तक और उधर मशहद से लेकर तेहरान और बुशहर तक, हर जगह यानी ईरान का लगभग हर कोना जो है वो इजराइल और अमेरिका के मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स की जद के अंदर है, ये तस्वीरें बताती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा ये जबरदस्त जो बमबारी है, और साथ ही ये कहना कि अभी 3-4 हफ्ते, ये तो केवल शुरुआत है, 3-4 हफ्ते तक ये बमबारी चल सकती है। यानी जो सुमित अभी कह रहे थे कि 25,000 टारगेट का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से ये पूरा जो ईरान है उसे बिल्कुल दलदल बनाने की जो तैयारी कर चुके हैं। यानी जो IRGC और ईरान के अंदर इस्लामिक जो रिजीम है, इस्लामिक जो सरकार है, उसकी सत्ता प्रतिष्ठान का हर कोना, हर पावर सेंटर, हर मिसाइल का ठिकाना, हर हथियार का जखीरा, उसको खत्म करने का ये प्लान जो है उसे वर्कआउट किया गया है और उसी को अंजाम दिया जा रहा है जबरदस्त बमबारी के जरिए। अब लड़ाई है ईरान के हौसले की कि ईरान कितना लंबी लड़ाई का टिकता है, जिसकी बात वो कर रहे हैं, और कितने हद तक अमेरिका और इजराइल जाता है। खासकर ऐसे में श्वेता, जबकि अब इसको लेकर अमेरिका में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हम इस लड़ाई को में क्यों झोंका गया, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए आधार क्या था, किस लिए अमेरिका और इजराइल ने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, इसका कानूनी आधार क्या है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, एक रेजिम चेंज, एक सत्ता के परिवर्तन के लिए जिस युद्ध की शुरुआत हुई, मिसाइलों को खत्म करने के लिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए जिस लड़ाई की शुरुआत हुई, श्वेता, लेकिन ये तो गोल पोस्ट खुद डोनाल्ड ट्रंप चेंज कर चुके हैं। रेजिम चेंज की बात कल उन्होंने न तो अपने भाषण में कही, एक बार भी नहीं, और पीट हेगसेथ ने तो यहां तक कह दिया, जो रक्षा मंत्री अमेरिका के, कि रेजिम चेंज हमारा उद्देश्य नहीं है। तो फिर अब जो व्हाइट हाउस ने जारी किया है, 4 मकसद जारी किया, कहा गया है कि ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना है, ईरान की नेवी को खत्म करना है, हमें जो है उसकी फंडिंग का जो नेटवर्क है वो खत्म करना है, और अमेरिका के लिए जो खतरा हो सकता है उसे खत्म करना है। अच्छा, जो ईरान ने कहा कि भाई जो आक्रमणकारी है उन पे जिम्मेदारी है, इजराइल कह रहा है कि हम हमला रोकने ही नहीं जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ईरान और लेबनान पर लगातार जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी हैं। हर कुछ देर में वहां से नया अपडेट आ जाता है, किस नए क्षेत्र को वहां टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ वो अमेरिका है जो कह रहा था कि इंतजार करिए, हम बचाने के लिए आपको आ रहे हैं। किससे बचाने के लिए, और क्या जिन लोगों की जान भी जा रही है, 787 कोई छोटा फिगर ऐसे दौर में नहीं होता है जहां पर आपके पास शेल्टर्स होते हैं, जहां आपके पास एयर डिफेंस होता है, और जहां पर लड़ाई आसमान से लड़ी जा रही है। ये एक छोटा फिगर नहीं है, ईरान जैसे देश के लिए एक छोटा फिगर नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप इस तरीके के आक्रमण कर रहे हैं तो इसका अगला अध्याय
हर बदलते घंटे के साथ नया लिखा जा रहा है और इजराइल कह रहा है कि हमको रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप श्वेता इन सारी चीजों को समझे तो आप देखिए 25,000 टारगेट अगर आप सेट करते हैं तो आप वैसा ही हाल ईरान का करना चाहते हैं जो आपने गाजा का किया हो। देखिए अभी 90% से ज्यादा जमीन जो आप बिल्डिंग है वो जमींदोज हो चुकी है। गाजा के हाल बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अगर वही हाल ईरान में होते हैं, जो आप देखिए कि ईरान भले ही देखिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके डिफेंस सिस्टम हो, उसके लोग हो, उनके पास आर्मी है, सारी तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका ये मान ही ले कि हां हमको अपने एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखने हैं, जैसा दिख भी रहा है इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने ना सिर्फ ये फ्रंट बल्कि लेबनान का फ्रंट भी खोल दिया एक साथ, तो शायद मानिएगा कि मंजर बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हालांकि सुमित, मैं गाजा वाले उदाहरण से यहां पर ठीक है उसी तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन गाजा को लेकर आपकी क्या समस्या थी कि आपके हॉस्टेजेस ले जाकर गाजा में रखे गए थे। आपको आम लोगों से भी यह शिकायत थी कि आप आतंकियों का साथ मत दीजिए, आप उनका पता ठिकाना बताइए, नहीं तो हम आप पर यह करेंगे। दूसरी बात वहां तो ये स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वहां ये दलील दी गई थी कि इसमें कौन हमास है और कौन जो है आम फिलिस्तीनी है, इसका डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है, इसलिए हम वहां पर हर उस जगह पर जहां पर हमास का ठिकाना हो सकता है हम वहां वार कर रहे हैं। लेकिन यहां पे तो आपको याद होगा इस ऑपरेशन के शुरू होते ही जो पहला बयान डोनाल्ड ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का आया था, उसमें कहा गया था कि अब हम ये ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, अब मौका है ईरान की जनता के पास में वो खड़ी हो, वो आए, हम उसकी मदद के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं, हम उस इस्लामिक तंत्र से, उस सरकार से उसको निजात दिलाना चाहते हैं, उसको रिहा कराना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो मर रहे हैं, बच्चे मरे, वो आम मासूम नागरिक थे। दूसरी बात, इस तरीके के ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज का सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ईरान में जो लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है वो अपने ही मुल्क में हैं, वहां पर उनके अपने ट्रेंचमेंट भी होंगे। अब आरागची का नया बयान आया है जिसमें उनकी तरफ से सीधा कहा गया है कि ईरान पर जो हमला हो रहा है वो नरसंहार जैसा है, ईरान की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि यह हमला नहीं नरसंहार है और पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। और शुरुआत से जो हम बात कर रहे थे ना प्रणय, कि एक तरीके से जो लोग विरुद्ध भी रहे होंगे रेजिम के, जो लोग विरुद्ध भी रहे होंगे, वो लोग भी आज की तारीख में अपने देश के लिए, अपनी पहचान के लिए शायद उस इमोशन को महसूस करेंगे, उन भावनाओं को महसूस करेंगे। आमतौर पर एक फिनोमेना पाया जाता है जिसे रैलिंग अराउंड द फ्लैग कहा जाता है। जब कोई देश संकट में हो, बाहरी कोई अगर आक्रमण हो रहा होता है तो हर नागरिक जो है वो अपने देश के साथ खड़ा होता है। लेकिन मैं फिर भी यहां कहूंगा कि आमतौर पर ऐसी किसी भी व्यवस्था में जो मतभेद भी होते हैं, जो विरोध भी होते हैं, आमतौर पर लोग इंतजार करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, आखिर बदलाव क्या होता है। अभी तक बदलाव जमीन पर तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। अगर आप सत्ता का प्रतिष्ठान भी देखें, ठीक है आपने कुछ फिगर हेड्स को टारगेट किया है, उनको हटाया है, उनको मारा है, लेकिन अभी भी सरकार, तंत्र, व्यवस्था पूरी तरीके से, देखिए अहमद अब्बास अरागची जिनके बयान का जिक्र आप बार बार कर रही हैं, वो अभी भी ईरान के विदेश मंत्री हैं ना, वहां की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है। बिल्कुल ठीक है, इस्माइल बगाई का बयान होगा, लेकिन सैयद अब्बास अरागची की तरफ से अप्रूव किया गया होगा। मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, उनके जो लोग हैं वो अभी भी वहां मौजूद है। यानी ईरान का जो प्रशासनिक तंत्र है वो अभी बरकरार है। और जिस लंबी लड़ाई की बात करें, पिछली बार भी लड़ाई 12 दिन तक चली थी, अभी तो तीसरा चौथा ही दिन है। 12 दिन से आगे ले जाने पर अगर वो बात कर रहे हैं, टारगेट्स पे लेने की अगर बात कर रहे हैं, पिछली बार ईरान का पलटवार ऐसा नहीं था। बिल्कुल। और एक और चीज है, पिछली बार के कंपैरिजन आप जब करते हैं, दो चीजें बहुत बदल गई। पहली बार ये कि पहले ही फेज में इजराइल को और अमेरिका को जो सफलता मिली, खासतौर पे आप देखिए पूरे रिजिम को साफ कर देना, लगातार उनके कमांड एंड कंट्रोल को टारगेट कर देना, यहां तक कि उनके 10 शिप उड़ा देना, ये बड़ी जो आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क है उनके लिए, वो उन्होंने बहुत इनिशियली अचीव कर लिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी लगातार, पहले तो सिर्फ और सिर्फ एक आधी जगह पर अटैक किए थे, लेकिन अब मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक करने शुरू कर दिए। उनके काउंसुलेट हो, उनके आप कह सकते हैं कि उनके बिल्डिंग्स हो, जहां जहां पर उनको यह भी पता लगा कि हां इस बिल्डिंग के अंदर अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, पेंटागन के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उन बिल्डिंग को टारगेट कर दिया और उन्होंने पूरे रीजन को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो शायद यह जरूर है कि जो 12 दिन में पिछली बार नहीं देखा गया था, वो 24 से 48 घंटे में ही पूरी दुनिया ने उससे ज्यादा भयानक रूप इस समय युद्ध का, या फिर आप कह सकते हैं मिलिट्री एक्शंस का, दुनिया भर ने देख लिया। हालांकि 72 घंटे का भी टाइमलाइन कई एक्सपर्ट्स दे रहे थे कि 72 घंटे में आर या पार हो जाएगा। आर या पार क्या, अब आर ही होगा, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका क्या का एकजुट अटैक चल रहा है ईरान पर, वो सफल हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी जिस तरीके के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह के ठिकानों पर अटैक्स चल रहे हैं, उससे इतना समझ लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक आकलन दे रहे हैं तो वो ज्यादा करीब टू रियलिटी लग रहा है। प्रणय, देखिए श्वेता, यहां पर सबसे बड़ा खतरा है कि ये अगर लड़ाई लंबी चलती है तो क्या क्या हो सकता है।
ये लड़ाई यदि अब लंबी चलती है, ईरान कोई एक छोटा स्टेट है, ईरान बड़ा स्टेट है। ईरान में भी विभिन्न किस्म की जो क्षेत्रीय पहचान है वो इसके अंदर है।